हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी साइंस स्पेशल की क्लास चल रही थी जिसमें अपने बायोलॉजी से स्टार्ट किया था। ये जो साइंस स्पेशल की क्लास चल रही है आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें बेसिक से लेके हाई लेवल तक की डिस्कस करेंगे। आप एसएससी की एसएससी सीजीएल सीएसएल रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी टीजीटी पीजीटी या फिर डिफेंस सेक्टर की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इस थ्योरी क्लास को देखिए, इसके बाद जाके अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर को सॉल्व कीजिए। देखिएगा आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इससे आपको एक तो समझ में आएगा कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उससे क्या आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टिक हो पा रहे हैं। दूसरा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे आप सबको पता है कि इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, बायोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था पाचन तंत्र से। तो सबसे पहले आपने जाना था पाचन क्या होता है, पाचन में सम्मिलित अंग कौन कौन से होते हैं, पाचन में सम्मिलित ग्रंथियाँ क्या होती हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, ये सब आपने इसके प्रीवियस वीडियोज में जान चुके थे। अब आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, पोषण। क्योंकि पाचन तो आपने जाना, लेकिन पाचन होता किसका है, भोजन का ही तो पाचन होता है। तो उस भोजन का पाचन से होता क्या है, पोषक तत्वों को ही तो ग्रहण किया जाता है ना। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना कैसे खाते हैं, जैसे खाना खाया उस खाने से हम क्या ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों को। तो पोषक तत्वों को ग्रहण किस माध्यम से करते हैं, तो पाचन क्रिया के पश्चात ही तो पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है। ये जैसे मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में क्या समझाया था कि जो पोषण की प्रक्रिया होती है उसमें छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, जबकि बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण होता है। तो भोजन के अवशोषण से ही तो क्या होता है, पोषक तत्वों को अवशोषण करते हैं ना। तो पोषक तत्व क्या है, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, फिर बैलेंस डाइट और डाइट मीन्स आहार और संतुलित आहार दोनों में अंतर क्या होता है ये जानेंगे। और फिर कौन से कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, कौन से अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व क्या है, किस पोषक तत्व से कौन सी कमी हो जाती, इन सब के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए कॉपी पेन लिख के बैठिएगा ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट के आप नोट्स बना सकें, जिससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पोषण होता क्या है। पोषण एक प्रक्रिया है जो शरीर हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को ग्रहण किया जाता है। अब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमें अपने कामों के लिए, शरीर को अपनी जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो ऊर्जा हमें मिलती किससे, भोजन से। और जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती किस फॉर्म में चाहिए होती है, तो ऊर्जा में चाहिए होती एटीपी के फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है, ऊर्जा चाहिए क्यों होती है। तो आपको पता है कार्य करने की जो क्षमता होती है वही तो हमारी ऊर्जा होती है ना। हम किसी काम को करने की अगर हमारे पास क्षमता है तो कैसे एनर्जी लेवल, जैसे कई बार हम बहुत थके होते हैं ना तो हम बोलते हैं नहीं अभी हमें रेस्ट करना है क्योंकि बिल्कुल एनर्जी डाउन है, तो हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। तब हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं, जूस ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं, कुछ और चीज़ें ले लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारी एनर्जी बढ़ती है। और इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। जैसे आपने टीवी में ग्लूकोज का ऐड देखा होगा ना, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा कौन देता है, ग्लूकोज देता है। वो ग्लूकोज नहीं, नॉर्मली जिस भी चीज़ में ग्लूकोज होता है वो आपको तुरंत ऊर्जा ही उपलब्ध कराता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आप मेरे साथ साइंस पढ़ते जाइए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप अलग अलग एड देखते हैं ना, जैसे शैम्पू के एड में देखते हैं कौन से पोषक तत्व वो कहते हैं इसमें ये पाया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि रोटी हमें मीठी लगती है तो क्यों लगती है, फिर लीवर सिरोसिस रोग क्यों हो जाता है मैंने आपको समझाया था। जैसे मैंने इससे पहले आपको समझाया था कि हमारे मांसपेशियों में थकान क्यों लगती है, हमें थकान का अनुभव क्यों होता है, हार्ट अटैक आने पर व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है। हर चीज़ के मैं आपको एक एक रीजन समझाती हूँ, जिससे क्या होगा साइंस आपको रटना ना पड़े, क्योंकि साइंस एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसे आसानी से समझा जा सकता है।
और इस क्योंकि साइंस में आप हर चीज़ करके देख सकते हैं, हर चीज़ महसूस कर सकते हैं, अच्छा ये वजह इस कारण से होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स में आप ऐसा कर सकते हैं, बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए सारे वीडियोज को देखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ते जाइए, देखिएगा बायोलॉजी आपको बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगने लगेगा। तब आपने दो चीज़ें समझी, पोषण के माध्यम से हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, यही पोषक तत्व हमारे शरीर में ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। और हमारे शरीर को ऊर्जा किस फॉर्म में चाहिए होती है, तो एटीपी के फॉर्म में। जो ग्लूकोज होता है इसका जारण कहाँ पे होता है, माइट्रोकांड्रिया में। माइट्रोकांड्रिया में ही तो होता है ग्लूकोज का जारण। माइट्रोकांड्रिया में आपके दो प्रकार के श्वसन होते हैं ना, ऑक्सीश्वसन, अनऑक्सीश्वसन, जो आप श्वसन तंत्र वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ऑक्सीश्वसन में तो क्या होता है, आपका एटीपी का निर्माण होता है ना, तो यही प्रक्रिया में क्या होती है, एटीपी का जो निर्माण होता है ये कहाँ पे होता है, माइट्रोकांड्रिया में। इसीलिए माइट्रोकांड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द बॉडी। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, शरीर का, माइट्रोकांड्रिया को बोलते हैं ना। क्लियर हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आपने पोषण तो देख लिया, लेकिन जो भी चीज़ें हम खाते हैं तो मुख्य रूप से इसका स्रोत क्या होते हैं, दो स्रोत होते हैं। जो भी हमारे भोजन का स्रोत होता है, क्या स्रोत होते हैं, दो स्रोत होते हैं। या तो पादप स्रोत खाते हैं या तो जंतु स्रोत खाते हैं। इसके अलावा तो हम नहीं कुछ खाते, या तो जो चीज़ें हम खाते हैं या तो हमें पादप से प्राप्त होती हैं या तो किससे प्राप्त होती है, जंतु से प्राप्त होती है। तो ये देख सकते हैं कि आपकी एनसीईआरटी के बुक में इमेज दी हुई है। और आपको पता है किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी की इमेज की पिक लगा के आपको समझाती हूँ, ताकि आपको हर चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। और एनसीईआरटी बेस्ड होता है और आपके हर एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कुछ पादप स्रोत, जैसे हम दाल खाते हैं, ठीक है, अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, ये सारी हमें चीज़ें किससे मिलती हैं, पादप स्रोत से तो मिलती। सब्जियां खाते हैं, किससे मिलती है, पादप स्रोत से। अब जैसे कुछ जंतु स्रोत होते हैं, जंतु स्रोत में क्या होता है, जैसे आपको अंडा होता है, मांस होता है, दूध होता है, मक्खन होता है, ये सब क्या जंतु स्रोत हैं। तो हमें जो भी भोजन के स्रोत होते हैं मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, पादप स्रोत, जंतु स्रोत। अब जैसे आपका ऑयल होता है, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सब क्या है, हमारे पादप स्रोत हैं। क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं भोजन के पोषक तत्वों। भोजन के पोषक तत्व मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन पोषक तत्वों को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कार्बनिक तत्व, अकार्बनिक तत्व। अगर आपसे इस आधार पर पूछेगा तो दो भागों में डिवाइड करते हैं, कार्बनिक तत्व में, अकार्बनिक तत्व में। अगर आपसे पूछेगा भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है, फाइबर्स होता है और जल भी होता है। ये सब क्या भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। क्लियर हुआ। और अब देख लेते हैं कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है, आप पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा भोजन का कार्बनिक पोषक तत्व है, कौन सा अकार्बनिक पोषक तत्व है। तो देख लीजिए, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन, विटामिन, ये सब क्या भोजन के प्रमुख कार्बनिक तत्व हैं। जबकि आपको जल, खनिज लवण भोजन के अकार्बनिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। जैसे खनिज लवण में अलग अलग खनिज लवण होते हैं ना, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है। इन सब खनिज लवणों की भी तो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है ना, तो ये सब कैसे होते हैं, भोजन के अकार्बनिक पोषक तत्व। खनिज लवण किसके अंतर्गत आएगा, अकार्बनिक। जल, जल एक ऐसा पोषक तत्व जो हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं उपलब्ध कराता। जल से अगर पूछेगा कितनी ऊर्जा मिलती है, तो जल से हमें शून्य ऊर्जा मिलती है, जल से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। तो आप सोचेंगे मैं फिर ये पोषक तत्व में क्यों आ गया, जब हमें कोई ऊर्जा ही नहीं दे रहा है। अभी तो आपने पढ़ाया कि पोषक तत्व क्या करते हैं, ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि इसमें तो हमें ऊर्जा नहीं मिलती, तो आपको कन्फ्यूजन होगा ना। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, क्योंकि जल में ऊर्जा नहीं देता, लेकिन जल क्या होता है, भोजन के पाचन में बहुत ही सहायक की भूमिका अदा करता है। जैसे अलग अलग भोजन का पाचन होता है तो उसमें जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अगर आप जल नहीं लेंगे तो उसके माध्यम से भोजन का पाचन नहीं होगा। अब जब भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा तो पोषक तत्व नहीं ग्रहण कर पाएंगे। अब पोषक तत्व नहीं ग्रहण कर पाएंगे तो हमारा क्या होगा, ऊर्जा नहीं उपलब्ध हो पाएगी। तो इसकी क्या होती है, अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। क्लियर हुआ। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट क्लियर हुए। पहला क्या हुआ, पोषक क्या तत्व क्या क्या होते हैं, फिर हम पोषक तत्वों को ग्रहण क्यों करते हैं, फिर पोषक तत्वों को हमने 2 आधार पर डिवाइड किया, कार्बनिक तत्व में, अकार्बनिक तत्व में।
कार्बनिक तत्व कौन कौन से होते हैं, अकार्बनिक तत्व कौन कौन से होते हैं। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी चीज़ ना समझ में आए तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं, एक एक पोषक तत्व के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सब क्या भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हमें उपलब्ध क्या कराता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट व फैट्स ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। और सर्वाधिक ऊर्जा कौन उपलब्ध कराते हैं, कार्बोहाइड्रेट। 2 पॉइंट क्लियर हुए। हर एक पॉइंट जो मैं आपको बताती जा रही हूँ एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लिखे हैं वो तो है, इसके अलावा जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। क्लियर हुआ। अब जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये आपके कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे किससे, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से। लेकिन किस अनुपात में मिलकर बना होता है आपको यहाँ भी क्लियर होना चाहिए। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से 1:2:1 के अनुपात में मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है। क्लियर हुआ। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर के लिए 50 से 80% ऊर्जा उपलब्ध कराता है। तो हमारे शरीर को 50 से 80% ऊर्जा कौन उपलब्ध कराता है, कार्बोहाइड्रेट। और कुछ ऊर्जा में कौन उपलब्ध कराता है, हमारा जो फैट होता है। फैट भी क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराता है। इसके अलावा शेष ऊर्जा अन्य पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी कार्य क्षमता को नियंत्रित करता है। हमारे जो कार्य करने की एफिशिएंसी होती है उसको कौन नियंत्रित करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि सर्वाधिक ऊर्जा में किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। अगर कोई व्यक्ति क्या करे, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना ही बंद कर दे, मान लीजिए हर तरह से उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा है, तो उसको क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता में बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा उपलब्ध कराता है। अब वो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं ले रहा है, बाकी चीज़ें तो ले रहा है, तो उसके शरीर को ऊर्जा तो मिलेगी लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, जिससे धीरे धीरे क्या होगा, उसका शरीर कमजोर होता जाएगा। अब जब कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में मिलेगी तो शरीर को तो ऊर्जा चाहिए ना काम करने के लिए, उसकी जो जैविक क्रियाएं हो रही है उसके लिए तो उसको ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा शरीर क्या करेगा, फैट्स से लेना प्रारंभ करेगा। लेकिन फैट्स भी कितने टाइम तक ऊर्जा दे सकती है, और फैट्स का संग्रह किस रूप में होता है, ग्लूकोज का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे होता है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में समझाए थे। वहाँ तो मैंने आपको समझाया था ना कि आकृत वसा जो होती है उसका संग्रह कहाँ पे होता है, फिर इस वसा का ऊर्जा के रूप में कैसे लेते हैं हम। तो कुछ टाइम तक तो हमारा फैट्स ऊर्जा देगा। अब लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो फैट स्टोर फैट होगा वो भी खत्म होने लगेगा ना। अब जब फैट खत्म होने लगेगा तो शरीर क्या करता है, प्रोटीन से ऊर्जा लेना प्रारंभ कर देता है। लेकिन अगर जिस कंडीशन में हमारा शरीर प्रोटीन से ऊर्जा लेना प्रारंभ कर देता है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। उस कंडीशन में मान लीजिए कि कुछ समय पश्चात अगर व्यक्ति ने कार्बोहाइड्रेट लेना प्रारंभ नहीं किया तो उसकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट क्लियर समझ लीजिए। सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। इसके बाद क्या होता है, किसी कारणवश अगर व्यक्ति के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं पहुंच पा रही तो उस कंडीशन में ऊर्जा कौन देगा, फैट देगा। और कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती है व्यक्ति के पास ना कार्बोहाइड्रेट है ना फैट्स है, तो उस टाइम में शरीर क्या करेगा, प्रोटीन से एनर्जी लेना प्रारंभ कर देगा। लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होगा। क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कुछ स्रोत होते हैं। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। जैसे आप इमेज लगा के मैं समझा रही हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सकें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्योंकि एक एक इमेज को ढूंढना आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाना काफ़ी टाइम लगता है। जब आपका फीडबैक अच्छा आता है तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और उसके थ्रू मैं और काम करके आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहती हूँ। क्लियर हुआ। अब जैसे आपका शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, ये सब क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे गेहूं है, ये सब क्या जौ है, ये सब क्या प्रमुख कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इसके अलावा देख सकते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या क्या होते हैं। अब आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना, कार्बोहाइड्रेट किन से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट किन अनुपात में मिलकर बना होता है। क्लियर हुआ।
इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं, जो मैं लास्ट में आपको पॉइंट बता रही हूँ। अगर ये आपको सारे क्वेश्चन के आंसर तुरंत आ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ रही है। एक बार आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, नोट्स बना के उसका रिवीजन कर लीजिएगा, फिर हर पॉइंट के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तब आपको आसानी से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और आप देखेंगे अपने एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु होते हैं। जब अगर एक अणु है तो आपका क्या होगा, मोनो। मोनो का मतलब भी क्या होता है, एकल होता है। क्या मतलब होता है, एकल होता है। डाइसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड में तब होता है जब ग्लूकोज के कम से कम एक से अधिक 2 अणु हो, तो आपका क्या होता है, डाई। क्योंकि डाई का मतलब भी क्या होता है, द्वियुगल, 2 हो। पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, तो जब 2 से अधिक होंगे तो आपका क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट देख लीजिएगा, ग्लूकोज के एक अणु होगा तो क्या होगा, मोनोसैकेराइड। 2 अणु होंगे, डाइसैकेराइड। 2 से अधिक अणु होंगे तो क्या होगा, पॉलीसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड व पॉलीसैकेराइड। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब चलिए मोनोसैकेराइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होता है, मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें ग्लूकोज के एक अणु होता है। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज के कितने अणु होते हैं, एक अणु होता है। क्लियर। अब मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के कुछ उदाहरण, जैसे आपको ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद ही रखिएगा, अक्सर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ग्लूकोज क्या करता है, ये आपको त्वरित एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। तुरंत एनर्जी कौन देता है, ग्लूकोज देता है। और ग्लूकोज क्या होता है, हमारे रक्त में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्लड में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज पाया जाता है। इसी ग्लूकोज का अतिरिक्त ग्लूकोज का क्या होता है, संचय किसमें होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन के रूप में चेंज कौन करता है, आपका इंसुलिन हार्मोन। और जब इंसुलिन हार्मोन का अल्प श्रावण हो जाता है ना, तो फिर ये ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता। अब जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो ग्लूकोज क्या है, एक शर्करा है ना, तो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती। कौन सी शर्करा, ग्लूकोज की। अब जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है तो उस कंडीशन में व्यक्ति को क्या होता है, शुगर, डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इसीलिए तो क्या होता है, उस टाइम में व्यक्ति को मना कर दिया जाता है ना कि आप चीनी नहीं लीजिए, मीठे पदार्थ मत लीजिए, क्योंकि आपके शरीर में तो वैसे भी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट की तो ले रहे होते हैं ना। अब उस कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लूकोज का भी फॉर्म होता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो आपके शरीर में तो ऑटोमेटिक ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि उस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन हो नहीं पा रहा है। तो आपके शरीर में क्या हो रहा है, ग्लूकोज की मात्रा तो ऑटोमेटिक बढ़ रही है। अब अगर आप बाहर से भी ग्लूकोज के पदार्थ, मीठी चीज़ें लेते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए क्या होता है, डायबिटीज़ के रोगी को चीनी, मीठी चीज़ों के रोक लगा दी जाती। क्लियर हुआ, समझ में आया क्यों, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचय नहीं हो परिवर्तन नहीं हो पा रहा होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन में कौन उत्तरदायी होता है, तो इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का श्रावण कहाँ से होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। अब इंसुलिन हार्मोन के अल्प श्रावण से कौन सा रोग हो जाता है, तो डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग हो जाता है। क्लियर हुआ। और प्राकृतिक रूप से इंसुलिन किस में पाए जाते हैं, टहलिया के जड़ों में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। ग्लूकोज क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी। इसीलिए क्या होता है, जो कई बार एथलीट होते हैं, दौड़ते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो ग्लूकोज लेते हैं, क्योंकि ग्लूकोज से उन्हें क्या मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और हमारे ब्लड में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो ब्लड में पाई जाती है ग्लूकोज। और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो आपके फल होते हैं, फूल होते हैं, उनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कोई भी फल का नाम दे दे, बोलेगा इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो कौन सी फलों में आपकी फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, और फूलों में भी आपकी फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। और फ्रक्टोज क्या होता है, सबसे मीठा प्राकृतिक रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर पूछेगा सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है, तो फ्रक्टोज होती है, जो आपकी किस में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है। क्लियर हुआ। अब आपने मोनोसैकेराइड के बारे में जाना। मोनोसैकेराइड के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं।
अब चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं डाइसैकेराइड के बारे में कि डाइसैकेराइड क्या होता है। अब जैसे गैलेक्टोज, आपसे गैलेक्टोज पूछा जा सकता है, तो गैलेक्टोज किसमें पाई जाती है? जो आपके जूस होते हैं, जूस में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो जूस में आपकी गैलेक्टोज शर्करा पाई जाती है। अब हम देखते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। तो डाई क्या होता है? जिसमें 2 से लेकर 10 तक के अणु होते हैं वो आपके क्या होते हैं? डाइसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। जिसमें पॉली में क्या हो जाएगा? 10 से अधिक होते हैं वो आपकी क्या होती है? पॉलीसैकेराइड। जबकि डाइसैकेराइड में ग्लूकोज के 2 से अगर 10 तक अणु है तो आपके किसके अंतर्गत आएगा? डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट आती है? तो डाइसैकेराइड के अंतर्गत क्या होते हैं आपके? सुक्रोज, लैक्टोज व माल्टोज, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? आपके डाइसैकेराइड के अंतर्गत आती हैं। अब चलिए एक एक देख लेते हैं। जैसे आपका सुक्रोज होता है, तो सुक्रोज बनता किससे है? तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज इन दोनों के मिलने से क्या होता है? सुक्रोज का निर्माण होता है। किसके किसके मिलने से? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के मिलने से आपके सुक्रोज का निर्माण होता है। तब इसमें तो क्या हो गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिल गया तो बहुत मीठा हो गया। जबकि मैंने अभी आपको क्या बताया था? सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? फ्रक्टोज। तो आप कहेंगे मैम ये तो ज़्यादा मीठा हो गया, लेकिन ये क्या है? 2 के मिलने से बन रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट को याद रखिएगा। मैंने ऑफलाइन बच्चों को देखा, कई बार उनको इन पॉइंट पे कंफ्यूजन हो जाता है। कहते मैम आपने तो बोला था कि फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे तो फ्रक्टोज भी और ग्लूकोज दोनों मीठे मीठे मिल गए, तो ये क्या हो गया? 2 के मिलने से बन रहा है। और वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाए? प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा क्या होती है? प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो क्या होगा? फ्रक्टोज। इस पॉइंट को क्लियर रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। और सुक्रोज का निर्माण किसके किसके मिलने से होता है? तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज के मिलने से क्या होता है? सुक्रोज का निर्माण होता है। और इसी सुक्रोज को आप टेबल शुगर भी बोलते हैं। और सुक्रोज किसमें पाए जाते हैं? तो आपका जो गन्ना होता है, गन्ना में क्या होता है? सुक्रोज पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो शुगर के इनमें कौन सी शुगर होती है? तो कौन सी होती है? सुक्रोज। और सुक्रोज को ही हम क्या बोलते हैं? टेबल शुगर। अब चलिए हम लैक्टोज के बारे में देख लेते हैं। लैक्टोज का एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा है? डाइसैकेराइड। और लैक्टोज का निर्माण कैसे होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से क्या होता है? लैक्टोज शर्करा का निर्माण होता है। किसके किसके मिलने से? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज शर्करा का निर्माण होता है। लैक्टोज शर्करा आपकी किस में पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा जो आपके दूध में पाई जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूध में आपकी कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। दूध में सफ़ेद रंग क्यों होता है? तो दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु की उपस्थिति के कारण दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा क्या हो जाती है? लैक्टिक एसिड में परावर्तित हो जाती है। अब जब ये लैक्टिक एसिड में परावर्तित हो जाती है, तो इसी के कारण क्या होता है? हमारा दूध जो होता है दही में बन जाता है। दूध किस में बन जाता है? दही में। तो दूध से दही में बनने पर कौन सी जीवाणु होता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा के कारण क्या होता है? हमारा दूध मीठा लगता है। और जब ये दही में निर्माण होता है तो यही लैक्टोज शर्करा क्या होती है? लैक्टिक एसिड में परावर्तित हो जाती है, जिसके कारण दही कैसा लगता है? खट्टा लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब दूध में जो शुद्धता होती है इसका मापन किससे करते हैं? लैक्टोमीटर के द्वारा। अब दूध में उपस्थित वसा इसमें दूध में फैट, इसका मापन किसके माध्यम से करते हैं? ब्यूटेरोमीटर के माध्यम से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, इनका रिवीजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपको बिल्कुल लर्न हो ही नहीं सकती। अब इसके अलावा आप दूध में लैक्टोज शर्करा के बारे में तो जान गए। अब हम देखते थे जैसे माल्टोज शर्करा होती है। माल्टोज शर्करा के बारे में, तो जो आपकी माल्टोज शर्करा होती है किसमें पाई जाती है? तो आपके जो मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में क्या होती है? आपके माल्टोज शर्करा पाई जाती है। और माल्टोज क्या होता है? सर्वाधिक ऊर्जा देता है। अगर पूछेगा सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो आपका माल्टोज सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला। यहाँ पे क्लियर रखिएगा, सर्वाधिक ऊर्जा देता है माल्टोज। अगर पूछेगा त्वरित ऊर्जा आपका ग्लूकोज ही देता है। इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज से, और सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? माल्टोज से। तो इसीलिए कई बार आप काफ़ी तेज भूख लगी हो, थकान का अनुभव हो,
तब आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर हुआ? अब चलिए हम पॉलीसैकेराइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, ग्लूकोज के अनेक अणु, 2 से लेकर 10 तक के अणु जो होते हैं सॉरी डाइसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। और पॉलीसैकेराइड में क्या होते हैं, अनेक अणु। पॉली का तात्पर्य क्या होता है, ज़्यादा, बहुत। पॉली का यही तो तात्पर्य होता है ना। जैसे एथिलीन, एथिलीन के बहुत सारे अणु मिलके जाते हैं तो क्या निर्माण करते हैं, पॉलीथीन का निर्माण करते हैं ना। तो क्योंकि क्या होता है, एथिलीन के बहुत सारे अणु मिलके, उसी प्रकार क्या होता है, जब ग्लूकोज के अनेक अणु होते हैं तो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, इस पॉइंट को देख लीजिए। स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या होते हैं, आपके पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। और कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे मक्का होती है, बाजरा, आलू, जौ, इनमें क्या होता है, स्टार्च पाए जाते हैं। और स्टार्च कैसा है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। और किसमें पाए जाते हैं, तो मक्का, बाजरा, आलू, जौ, इसमें क्या होता है, पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। इसके अलावा सैकरीन, सैकरीन एक प्रकार की कृत्रिम शर्करा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कई बार के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृत्रिम शर्करा कौन सी है, तो सैकरीन, सैकरीन एक प्रकार की कृत्रिम शर्करा है। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, मुख्य रूप से जो आइसक्रीम उद्योग होते हैं, बेकरी फार्म हाउस होते हैं, जैसे आपकी बेकरी में जो चीज़ें बनती हैं उसमें क्या होता है, नेचुरल शुगर का नहीं प्रयोग करते, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, सैकरीन का, क्योंकि सैकरीन बहुत ही मीठी शर्करा होती है लेकिन एक कृत्रिम शर्करा होती है और ये थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है। इसलिए जितने भी आपके केक हाउस में बेकरी, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें जो बनाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, सैकरीन का ही प्रयोग करते हैं। या जो आपकी आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं उसमें भी सैकरीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, दर्पण का सिल्वरीकरण के लिए किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आपके एक बार सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने लिया। जो दर्पण का सिल्वरीकरण के लिए हम ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, दर्पण का सिल्वरीकरण के लिए किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं, तो दर्पण का सिल्वरीकरण के लिए हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो आप दवा खाते हैं, तो दवा में जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल का जो आवरण होता है वो किससे बनाते हैं, तो पॉलीसैकेराइड का प्रयोग करते हैं। कैप्सूल के आवरण के निर्माण में हम क्या करते हैं, पॉलीसैकेराइड का प्रयोग करते हैं। अब सैकरीन क्या है, सैकरीन एक प्रकार की कृत्रिम शर्करा है और सैकरीन का बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम सैकराइड, सोडियम सैकराइड के द्वारा हम क्या करते हैं, सैकरीन का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। सोडियम सैकराइड के प्रयोग से हम सैकरीन का निर्माण करते हैं। तो आज हमने किसके बारे में जाना, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना। कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार होते हैं, ग्लूकोज के अणुओं की उपस्थिति के आधार पर, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड के बारे में, कार्बोहाइड्रेट से में कितनी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से होते हैं, भोजन के पोषक तत्व में कार्बनिक पोषक तत्व कौन से होते हैं, अकार्बनिक पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व क्यों ग्रहण किए जाते हैं, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में जानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बना लीजिएगा और रेगुलर वे पे रिविजन कीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।